और हमारे साथ हैं शिक्षाविद प्रोफेसर नरेंद्र शर्मा जी। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच विभू। और सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राइजिंग रुड़की के इस मंच पे। नेटवर्क 18 के एक नंबर 1 रीजनल चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कोशिश है कि हम उत्तराखंड के उन शहरों तक पहुंचे, उन शहरों तक रीच आउट करें जो एस्पायरिंग शहर हैं, जो शहर आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक्सपेंशन हर शहर का हो रहा है, आप देखिए। और कोशिश ये है कि वहां के इश्यूज को डिस्कस करें, वहां के आसपास के एनवायरनमेंट के इश्यूज को डिस्कस करें और कुछ एक इस तरीके के बौद्धिक चर्चा में से कुछ निकले। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने दोनों मेहमानों का। ARTO साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे, शर्मा साहब, निखिल शर्मा साहब, और एजुकेशनिस्ट और वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी। सर थैंक यू सो मच। और इस सेशन को मैं बेसिकली फोकस करना चाहता हूं एक बात पे। इस वक्त सरकारों का बहुत ज्यादा फोकस रहा है, चाहे वो आपकी प्रदेश सरकार पुष्कर सिंह धामी की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, NDA की गवर्नमेंट हो, वो है रोड सेफ्टी पे। रोड सेफ्टी एक मेजर कंसर्न है। और जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि सबसे ज्यादा यंगस्टर्स एक्सीडेंट्स की चपेट में आते हैं। जो एक रफ डेटा है, एक्सीडेंट्स का डेटा है, तो उसमें रैश ड्राइविंग और बहुत से रीजन होते हैं। तो ये सब चीजों को लेके हम आज कोशिश करेंगे कि ये डिस्कस हो। और कुछ एजुकेशन के भी सवाल इसमें जरूर होंगे, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए, क्योंकि हमारे साथ एजुकेशनिस्ट शर्मा साहब हैं, तो उनसे मैं जानना चाहूंगा। मैं पहले ARTO साहब आप पे आता हूं। देखिए, ये हम रुड़की शहर में आज बैठे हैं, हमारे इवेंट का नाम भी राइजिंग रुड़की है, लेकिन इसके बहाने हम एक बड़े विमर्श पे भी चर्चा कर रहे हैं। जो रोड सेफ्टी एक कंसर्न है। अब हरिद्वार जिले में अभी हम हैं। हरिद्वार जिला जो है एक्सीडेंट्स के मामले में हम देखते हैं डेटा के हिसाब से भी एक्सीडेंट्स का ग्राफ काफी रहता है। तो पूरा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में है, इन्फोर्समेंट में है, समय समय पर आप लोग अवेयरनेस एक्टिविटी भी चलाते हैं। वो मैं जानना चाहूंगा कि स्पेसिफिक बताइए कि क्या आप लोगों का ऑब्जर्वेशन रहता है और कैसे एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है। थैंक यू त्रिवेदी जी, सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां पे हम एक रोड सेफ्टी जैसे संवेदनशील मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं। खासकर जो कि हमारा यूथ है, उनको इस चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। जहां तक आपका कहना, रोड सेफ्टी का ये जो कहना है, मैं सबसे पहले कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। जी जरूर। अगर हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो हर साल लगभग 5 लाख एक्सीडेंट्स हैं, जो कि आज से 3 साल पहले का डेटा है। ये डेटा आज और ज्यादा हो गया होगा। जो लास्ट मौत का अवेलेबल डेटा है मैं वो बता रहा हूं आपको। और हर साल लगभग 1.5 लाख डेथ्स रोड एक्सीडेंट से हो रही हैं। अब अगर इसको कंपेयर आप करें तो हमने आज से 2021 में हमने एक पैंडेमिक देखा था, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। और अगर हम टोटल इंडिया में कोविड-19 से आज तक की डेथ्स को देखें तो वो 5 लाख डेथ्स हैं। तो अब अगर आप रोड एक्सीडेंट से हर साल का 1.5 लाख का अगर डेटा आप देखिए तो हम 3 साल में कोविड की डेथ्स को इक्वल कर रहे हैं, राइट। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि रोड एक्सीडेंट्स भी एक, अगर पेंडेमिक नहीं तो एंडेमिक तो जरूर है, जिसमें हम 1.5 लाख मौतें हमारी हर साल हो रही हैं। और जिससे कितने सारे घर परिवार हैं जहां पे खासकर अगर हम देखें तो यूथ और जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिलीज हैं वो इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं। तो एक तरह से एक सोशियो इकोनॉमिक बर्डन भी है देश के ऊपर। जब एक अर्निंग मेंबर को कोई परिवार खोता है तो सिर्फ एक वो मेंबर ही नहीं खोता, बल्कि उस परिवार के जितने भी जीविकोपार्जन का साधन होता है एक वो चला जाता है। उस घर के बच्चों की एजुकेशन में बाधा आती है, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस में बाधा आती है। तो एक डिग्रेडेशन हो जाता है बेसिकली इस फैमिली का। तो उस तरह से अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा भी है रोड एक्सीडेंट से जो हमारी डेथ्स हो रही हैं। अब रोड एक्सीडेंट से, जैसा आपने कहा कि हरिद्वार जो है वो हमारा एक प्लेन्स का जनपद है। जो हमारा उत्तराखंड जो स्टेट है वो बेसिकली हमारी देवभूमि है, जो कि पर्वतीय राज्य है।
लेकिन जो यहाँ के दो जनपद जो कि बिल्कुल ही प्लेन्स के जनपद जिन्हें कहा जा सकता है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, तो हरिद्वार इज वन ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा मोटर व्हीकल डेंसिटी है, जो हमारा ट्रैफिक है, वो पहाड़ की ट्रैफिक की तुलना में ज्यादा है। तो जो हम अगर एक्सीडेंट्स और डेथ का डेटा विथ रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड देखते हैं, तो उसमें हमारी इन दो जनपदों का जो स्थान है वो ऊपर ही आता है। या तो हरिद्वार या उधम सिंह नगर, दोनों इन्हीं दोनों जनपद में से ऊपर नीचे रहते हैं। बाकी देहरादून और नैनीताल भी हमारे दो जनपद हैं जिनमें कि बहुत बड़ा भूभाग जो प्लेन्स का है, तो वहां पे भी नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। खासकर देहरादून में हमारा व्हीकल डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो वहां का भी हमारा एक ज्यादा नंबर्स है। लेकिन बिकॉज हरिद्वार जो है वो एक तो एंट्री पॉइंट ऑफ उत्तराखंड है, तो बाहर से भी बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे, एक इंडस्ट्रियल हब भी है हरिद्वार, तो एक गुड्स व्हीकल्स का भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो अगर पूरे ओवरऑल उत्तराखंड के जो हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स हैं, तो लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन 25% लगभग एक्सीडेंट्स हमारे हरिद्वार में हो रहे हैं। बिकॉज जो कि बहुत ही जायज भी है अगर वो डेटा के हिसाब से देखें हम, क्योंकि हमारा जनपद जो है प्लेन्स का डिस्ट्रिक्ट है और व्हीकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से रोड सेफ्टी जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज की तरह से लाया जा रहा है। जैसे हमने अभी कुछ साल पहले देखा कि स्वच्छता के प्रति हमारा उतना ज्यादा एक इंक्लिनेशन नहीं था, लेकिन पोस्ट 2014-15 जब हमारे स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, तो स्वच्छ भारत अभियान की जो सफलता का एक बहुत बड़ा रीजन था वो ये था कि उसमें हमने फोकस किया था बिहेवियरल चेंज पे। तो रोड सेफ्टी में भी हम वो बिहेवियरल चेंज लाना चाहते हैं। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। जो हम इन्फोर्समेंट का कार्य कर रहे हैं, जो हम प्रवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं, चालानों की कार्रवाई हो रही है, ये बेसिकली एक टॉप डाउन अप्रोच है, हम फोर्स कर रहे हैं कोई चीज। लेकिन जहां तक मेरा मानना है या जहां तक अब सरकार का भी पॉलिसी मेकिंग में मानना है कि जो रोड सेफ्टी में एक बहुत बड़ा बदलाव तभी आएगा जब ये चेंज टॉप डाउन ना हो के बॉटम अप हो। बॉटम अप हो कि जो हमारे रोड यूजर्स हैं, जो रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये इस चीज को समझें कि एक एक चीज उनके बिहेवियर में ये चेंज आए। एक जिसे हम कहते हैं सवाल यही बड़ा है कि बिहेवियरल चेंज कैसे हो। देखिए, मैं जब अभी देहरादून से इधर रुड़की की तरफ आ रहा था तो मैं नोटिस करते हुए आ रहा था कि मैंने ये बीच में आपका जितने छोटे स्टेशंस पड़े और टूवर्ड्स रुड़की शहर में जब आप एंटर कर रहे थे तो इतनी रैश ड्राइविंग दिखती है सड़कों पे। और एक जगह मुझे एक बाइक पे 4 लोग बैठे हुए दिखे, तो पहले मैं सोचता रहा कि मैनेज कैसे कर रहे हैं 4 लोग। एक बाइक है आपकी 100 सीसी की, 100-150 सीसी की बाइक होगी, 4 लोग उसमें बैठे हुए हैं, तो आप खुद की जान भी कितनी खतरे में डाल रहे हैं और दूसरे की जान को भी आप कितना खतरे में डाल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो आपने कहा बिहेवियरल बातचीत वाली जो बात है, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं प्रोफेसर साहब आपसे, क्योंकि आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप देखते हैं कि आपके वहां भी स्टूडेंट्स हैं और खासकर जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, वो एक बात आ रही थी, वो भी बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। कई केसेस हमने देहरादून में देखे हैं और जगह देखे हैं, हरिद्वार में देखे हैं, इवन रुड़की में भी देखे हैं। रैश ड्राइविंग में जो यंगस्टर्स होते हैं उनका बहुत एक मतलब परसेंटेज, अगर आप रफ परसेंटेज देखें तो थोड़ा ज्यादा होता है। यूनिवर्सिटीज लेवल में या कॉलेजेस लेवल में आपको क्या लगता है कि कितनी अवेयरनेस इनके बीच में चलाई जाने की जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यूज 18 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो युवा हैं इनको एक नई दिशा मिल सकती है। जहां तक रोड सेफ्टी इन द यूनिवर्सिटी या इन द कॉलेज की बात है, तो मेरा 3-4 चीजों पे आप लोगों के माध्यम से अपने जो युवा साथी मेरे सामने बैठे हैं इनको एक संदेश देने का एक मकसद ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इसको सिलेबस का पार्ट बनाना पड़ेगा। अभी तक अगर आंकड़ा देखें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सिर्फ कभी कभी एक सप्ताह के लिए हम लोग सेफ्टी वीक मनाते हैं, रोड सेफ्टी वीक 1 वीक के लिए कर देते हैं, 2 वीक के लिए कर देते हैं, या मैक्सिमम 1 मंथ के लिए करते हैं इन अ ईयर। हमको ये कहीं ना कहीं एक
अपने जो सिलेबस है हमारा, चाहे उसमें 1 क्रेडिट हो या 2 क्रेडिट्स का हो, उसका पार्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा, अभी जो आपने बात कही कि हमारे युवा, अगर मैं एक आंकड़ा बताऊं आपको कि सपोज करो कि 2023-24 में 1,73,000 लगभग डेथ हमारे रोड एक्सीडेंट से हमारे युवाओं की हुई टोटल। उसमें से जो 18 से 34 वर्ष के जो स्टूडेंट्स थे, मैक्सिमम 60% स्टूडेंट की डेथ उनकी हुई जो कहीं न कहीं यूनिवर्सिटीज के अंदर थे, कॉलेज के अंदर थे। इसको रोकने का दूसरा एक तरीका यह है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी से इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। आफ्टर दीपावली मेरी कोई भी फैकल्टी, कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरा स्टूडेंट्स, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो गेट पे एंट्री करेंगे तो उनका हेलमेट मैं जरूर चेक करूंगा। बहुत बढ़िया बात कही है, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव बड़े जरूरी हैं कि जहां पर आप फोर्स करें, जैसे इन्फोर्समेंट की बात आ रही थी, फोर्स करें, तो बहुत अच्छे स्टेप की आपने बात कही। क्योंकि आप समझते हैं कि जब युवा किसी भी चीज को ठान लेता है तो वो खुद ब खुद चीजें चेंज हो जाती हैं। अभी जैसे हमारे आर्टो साहब ने कहा कि भाई स्वच्छता की बात की, या नशे के प्रति आप बात करेंगे तो उसके प्रति भी हम लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन इसको अगर हम सिलेबस का पार्ट अभी नहीं भी बना पा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक कहीं न कहीं ग्रांट कमीशन को हमें लिखना होगा, कहीं न कहीं वहां से हमारी डायरेक्शन आएगा। तब तक हम लोग इस जो सप्ताह मनाते हैं उसके अंदर आपका स्लोगन, पोस्टर या निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोग एक रैली के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों कर सकते हैं, समाज को जागरूक कर सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि एक बार, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, मैं किसी के घर बैठा हुआ था तो वहां एक उनकी बेटी 19-20 साल की आई अपने पापा के पास कि पापा मुझे ना मार्केट से कुछ लेके आना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा हेलमेट लगा जाओ। बोली पापा बस यहां से 50 मीटर की दूरी पे तो जाना है मुझे। और यू विल सरप्राइज कि वो 50 मीटर की दूरी पे गई तो लेकिन सही तरह से वापस नहीं आई। यानी कि जैसे वो रोड पे बाहर निकली और निकलते उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनको, या यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, या चाहे मैं उसमें खुद हूं, मुझे एक एक बच्चे को समझाना पड़ेगा। उनको कहीं ना कहीं वीक में एक लेक्चर जरूर इस तरह का मैं रखना चाहता हूं, रखूंगा इसको मैं, कि मेरा भी विद्यार्थी, उसको बताया जाए कि हेलमेट पहनने से और न पहनने से क्या डिफरेंस है। अभी एक ट्रॉमा सेंटर एम्स का एक आंकड़ा है कि जो बच्चे हेलमेट पहनने के बाद जिनका एक्सीडेंट हुआ और जिनका विदाउट हेलमेट हुआ, 50% की कैजुअलिटी विदाउट हेलमेट की हुई है उसमें। तो यानी कि जब एक हेलमेट से हमारी जान बच सकती है, हमारा परिवार सुरक्षित रह सकता है। आप समझिए जिस का बेटा या बेटी एक्सीडेंट के थ्रू जाते हैं, कई बार हम लोग जाते भी नहीं, अपंग हो जाते हैं, वो पूरा जीवन ऐसा बीतता है कि आप न इधर के रहते न उधर के रहते। तो ये विश्वविद्यालयों का और कॉलेज का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसमें, क्योंकि वहां से अगर हम लोग इसका एक जागरूकता के थ्रू एक अभियान चलाएंगे और इनको इस पढ़ाई के साथ साथ इस बारे में बताएंगे, तो मुझे लगता है कि युवा उसको सीखेगा और उसको मानेगा और करेगा। और एक क्रांति के रूप में जब ये चीजें होंगी तो हमारे एक्सीडेंट का जो रेशियो है निश्चित रूप से काफी कम हो सकता है। जी, मैं आपने वैसे एक बात कही है, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें मेरे ख्याल से एक 4 क्रेडिट, कहीं कहीं इससे ज्यादा भी, एक एनवायरनमेंट पे आपको कुछ पढ़ाई करनी जरूरी होती है। एक्चुअली क्या है, देखिए, तो उसी तरीके से क्या अब ये समय आ गया है कि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को भी क्या लगता है कि अब रोड सेफ्टी पे भी एक कुछ इस तरीके का क्रेडिट होना चाहिए जिसमें बच्चे अवेयर हो सकें। और हम ये जब बात कर रहे हैं, खासकर से रुड़की शहर में बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि आज से शायद 3 साल पहले की बात है, यहाँ तो बहुत बड़े क्रिकेटर है, उन्हीं का इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था और वो दोबारा ऋषभ पंत का हुआ था। और वो समझिए कि किस तरीके से उनको दूसरी जिंदगी मिली और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करा दोबारा से। तो ये तो इसलिए बड़ा पर्टिनेंट हो जाता है कि आज भी हम जब ये बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे एनवायरमेंट का अभी एनईपी 2020 में और बहुत सारे ऐसे कोर्स ऐड हुए हैं
लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इस कोर्स के बारे में कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं आया कि जो हम इसको 1 क्रेडिट 2 क्रेडिट या 3 क्रेडिट का इसमें इंक्लूड करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हम सब लोग जागरूक होंगे और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे तो वो निश्चित रूप से इसको इसमें ऐड करेगी, और ये जरूरी है। एनवायरमेंट के का भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी पोल्यूशन से, हमारी गाड़ियों से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए उसके प्रति काफी कोर्स उसमें उन लोगों ने ऐड ऑन किए हैं, मगर अभी जो सड़क सुरक्षा शिक्षा की बात है वो अभी उसमें ऐड ऑन नहीं किया है। मगर एक डायरेक्शन उनका जरूर आ जाता है कि आप इसको कभी कभी वीकली या महीने में एक बार मना सकते हैं। एआरटी साहब, ये सवाल आपसे है क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी की और एक्सीडेंट्स किस तरीके से कम किए जा सकते हैं, फर्टिलिटीज कम की जा सकती हैं। आप जब या ट्रांसपोर्ट विभाग या आपके अधिकारी या आप लोग जब कभी इन्फोर्समेंट एक्सरसाइज चलाते हैं, इन्फोर्समेंट मतलब कोई अगर ओवर स्पीडिंग कर रहा हो या कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़ रहा हो, मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से आप उनको चालान करते हैं, तो आदमी चालान बचाने के लिए बहुत से कवायद करता है, कहीं फोन करता है, कभी किसी को अप्रोच करता है, कुछ करता है, रिक्वेस्ट करता है छोड़ दीजिए। लेकिन क्या उसका असर आपको कहीं लगता है, पर्सनल आपका अनुभव क्या कहता है कि उसके आदमी के बिहेवियर में कहीं कोई इम्पैक्ट पड़ता है उसका? देखिए, जैसा मैंने कहा कि दोनों चीजें चाहिए, टॉप डाउन बॉटम अप। अगर हम टॉप डाउन नहीं करेंगे तो इनिशिएशन ही नहीं होगा। जो शॉर्ट टर्म मेजर है वो हमारा इन्फोर्समेंट ही है। बॉटम अप इज अ लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज जो हम एजुकेशन और इन सब चीजों से करेंगे। तो जैसा आपने कहा कि इन्फोर्समेंट के टाइम लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ हैरेसमेंट कर रहे हैं बेसिकली, तो ये भी एक चीज लोगों के दिमाग में आनी चाहिए कि वो हैरेसमेंट नहीं है, वो हम बेसिकली उन्हीं की जान बचा रहे हैं। आज ही मैं एक वाकया बताऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया हाउस के ही एक पत्रकार थे, उनका बिना हेलमेट के एक चालान हो गया। तो अब वो थोड़ा सा मुझे फोन करके बहस भी करने लगे कि आपको हाईवेज पे होना चाहिए, आपको शहर की सड़कों पे नहीं होना चाहिए, हम तो बस घर से 5 मिनट के लिए ही निकले थे। तो मेरा उनका यही कहना था, आप 5 मिनट के लिए निकलिए या 2 मिनट के लिए निकलिए, जब आप किसी गाड़ी पे बैठ गए हैं तो व्हीकल इज लाइक अ मशीन, इट्स लाइक अ वेपन। आप उससे किसी की जान भी ले सकते हैं और आपकी जान भी खतरे में आ सकती है, चाहे वो आप 1 ही मिनट के लिए चला रहे हैं गाड़ी या 2 मिनट के लिए चला रहे हैं। एंड जैसा कि सर ने कहा, जो हेड है वो आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, रोड सेफ्टी में एक चीज ये होती है कि आप जब व्हीकल्स हैं वो रोड्स पे चल रही हैं तो एक्सीडेंट्स को जीरो नहीं कर पाएंगे आप, बट द मेजर फोकस इज कि फैटेलिटीज को हम एकदम कम कर दें, मिनिमाइज कर दें। अगर हम बाहर विदेशों में भी अगर देखें तो वहां पे भी अगर हम देखें तो एक्सीडेंट्स होते हैं, काफी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन फैटेलिटीज बहुत कम है। तो हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, मोबाइल पे बात ना करना गाड़ी चलाते समय, या फिर आपका नशे में वाहन ना चलाना, ये सब ना सिर्फ आपकी सेफ्टी की, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि वंस यू आर ऑन रोड सिर्फ वो आप ही की जान आपके हाथ में नहीं है, आप एक मशीन गन लेके बेसिकली चल रहे हैं, और अगर वो गलत यूज हो गई तो बहुत सारे और भी लोगों की जान खतरे में जा सकती है। तो एक इन्फोर्समेंट से हम ये भी चीज एक इन्फोर्स करना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में हो। जैसे कि मैंने भी देखा है कि अभी जो हमारे ANPR अगर कैमरेज लगे हुए हैं, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन कैमरा, जिसमें कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि स्पीड के चलान हो जाते हैं, ऑटोमेटिक स्पीड के चलान हो जाते हैं, आपके ऑनलाइन चलान हो जाता है, आपके फोन में आ जाता है। तो एक चीज ये देखा गया है इसको कि दिल्ली में भी अगर हम देखें या हमारे यहाँ पे जितनी भी जगह पे, अभी रुड़की में हमारे 6 लोकेशंस पे लगे हुए हैं, तो जहां जहां पे कैमरा है वहां पे जब जैसे लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे कैमरा है तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है उन जगहों पे। अब वो कैमरा भी थोड़े से एक्सीडेंट प्रोन जगह पे ही है, तो हमारा मेन मकसद यही है कि स्पीड स्लो हो जाए। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि चालान हो जाए या उससे कुछ कंपाउंडिंग अमाउंट सरकार को मिल रहा है, दैट इज नॉट अ, वो जो कंपाउंडिंग अमाउंट भी है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है। अगर आप हमारा टोटल रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट्स नॉट इवन 2 to 3% भी नहीं होता है जो कंपाउंडिंग अमाउंट चालान से आता है। तो कंपाउंडिंग इज जस्ट अ डिटरेंस। लोगों को ऐसा लगता है कि उनका कुछ हैरेसमेंट हो रहा है और उनसे कुछ इस तरह से उगाही की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक आपके ऊपर डिटरेंस है कि शॉर्ट टर्म में आप, जैसे हमने देखा कि ANPR जहां है वहां स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो दैट शोज कि इन्फोर्समेंट से ये एक मेंटल इफेक्ट पड़ता है। अगर आप दिल्ली में भी देख लें तो वहां पे भी ट्रैफिक वायलेशंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहां का इन्फोर्समेंट उस तरह का है कि आपने एक भी रेड लाइट क्रॉस कर दी तो आपका चालान होना ही होना है।
तो रेड लाइट लोग अपने आप ही रुक जाते हैं, किसी और को रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इन्फोर्समेंट का ये फायदा है और हम वही यहाँ पे भी यही कोशिश कर रहे हैं। और अगर ब्रॉड टर्म्स में देखें तो देखिए रोड सेफ्टी जो हम लोग देखते हैं वो 4 E's के बेसिस पे देखते हैं, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन एंड इमरजेंसी केयर। जैसे यहाँ पे बेसिकली हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो बाकी के 3 हैं, खासकर इंजीनियरिंग की, हमारी रोड इंजीनियरिंग क्या है, हम अपने रोड से ब्लैक स्पॉट्स का आइडेंटिफिकेशन करना, उन ब्लैक स्पॉट्स का रेक्टिफिकेशन करना। जैसा कि बात उठी कि पिछले साल या पिछले साल जो हमारे बहुत फेमस क्रिकेटर का एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर हमने उस स्पॉट का पूरा यहाँ पे इंस्पेक्शन कराया कि क्या वजह रही होगी। तो काफी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में निकले थे जिन पे कि फिर वर्क किया गया। तो इसी तरह से हर एक्सीडेंट का एनालिसिस डिपार्टमेंट के द्वारा करना और उन एनालिसिस पे वर्क करना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है रोड एक्सीडेंट्स को कम करने का। तो इन्फोर्समेंट के साथ ये सब चीजें भी चलती रहती हैं। जैसे अगर हम एजुकेशन में देखें तो जैसे सर ने कहा कि एक रोड सेफ्टी मंथ या वीक हर साल होता ही है, जिसमें कि हम हर स्कूल्स में रैली करते हैं, बाइक रैलीज होती हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपके पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इस तरह से एक हमारा एम यही है कि लोगों तक ये चीज पहुंचे रोड सेफ्टी का। देखिए इंडियन मेंटालिटी क्या है, एक फेटलिस्ट मेंटालिटी आप कह सकते हैं इसका। या तो वो ये सोचेंगे कि हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता, या फिर हम ये सोचते हैं कि जो होना होगा वो होगा ही होगा। तो ये मेंटालिटी से क्या होता है कि हम कभी भी अपनी सेफ्टी लेके नहीं चलते। हमें लगता है हमारे साथ तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं, जब हो जाता है तब हमें पता चलता है। तो इसी चीज को जब हम सबको अगर पहले से ही ये दिखाएं कि देखिए एक्सीडेंट होने से क्या होता है, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि ट्विटर पे या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक्सीडेंट्स, क्योंकि इतने सारे सीसीटीवी कैमराज हो चुके हैं कि एक्सीडेंट की लाइव वीडियो हमें दिख जाती है। जब वो हमें दिखता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा एक्सीडेंट होता है तो इस तरह की सिवियरिटी होती है। तो इस तरह की चीजें जब दिखती हैं तब वो आपके माइंड में ग्रास्प होता है कि हाँ हमें भी करना, वरना ये चीज हमारे साथ हो सकती है, वरना हम ये सोचते हैं कि ये चीज हमारे साथ हो ही नहीं सकती। तो जैसे कि हमने देहरादून वाला एक बहुत ही एक हृदय विदारक एक्सीडेंट देखा था हमने ONGC चौक पे, लास्ट ईयर की बात है आई गेस। तो जब वो उसकी वीडियो और उसके आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर मैथ जो था, वो जब सबको पता चला, सारे यूथ ही थे उसमें, तो एक उसके बाद से मेरी खुद की, अगर मैं स्पीड लिमिट में भी चलता था लेकिन फिर भी मैंने अपनी स्पीड, अगर जब मैं खुद ड्राइव करता हूं तो 10-20 किलोमीटर पर आवर मेरी कमी होती है, क्योंकि मुझे वो एक्सीडेंट याद आ जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक चीज है जो हमारी 4 E's हैं, जब ये सब साथ में मिलके वर्क करेंगे तब जाके मैं ये समझता हूं कि हमारा जो इस पे ये कैंपेन है वो इफेक्टिव होगा और हम फेटालिटीज बेसिकली बहुत कम कर पाएंगे रोड एक्सीडेंट्स में। इसी सवाल को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच आपने देखा होगा, उन्होंने कई ओकेजन्स में इस बात को बोला है कि ओबेसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। भारत में कई लोग अनफिट हो रहे हैं। अनफिट मतलब या तो उनका वेट बढ़ रहा है या कई बीमारियों की जड़ में जा रहे हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल करो। तो उसमें एक साइकिलिंग एक चीज आई है कि साइकिलिंग का यूज होना चाहिए, साइकिल चलाने चाहिए। और इतने यंगस्टर्स हमारे साथ हैं, मैं देखता हूं यंगस्टर्स भी बहुत से साइकिल चलाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस सवाल के 2 हिस्से हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका क्या टेक है कि साइकिलिंग को कितना प्रमोट करना चाहिए। एक समय था कि साइकिलिंग को बोलते थे लोग कि भाई जो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है, जो कोई ना इस्तेमाल कर सक रहा हो बेचारा, कम से कम साइकिल में तो चल रहा है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। साइकिल्स आपकी एक से एक साइकिल्स अवेलेबल है, साइकिलिंग और यंगस्टर्स के बीच का कनेक्ट या बाकी का भी। और इसी का एक सेकंड पार्ट है कि रोड कितनी सेफ है साइकिल चलाने के लिए। क्योंकि मुझे एक किस्सा याद आता है, इसी प्रदेश में एक IPS साहब हैं, बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, तो उनको ऐसी इच्छा हुई कि साइकिलिंग करी जाए, कुछ दिनों तक आए और एक दिन किसी कार ने उनको हिट करा। यही हुआ है, इसी स्टेट में हुआ है। रुड़की में आज हम जब बात कर रहे हैं कि रुड़की बहुत बदल रहा है। देखिए एस्पायरिंग रुड़की है, कि यंग रुड़की है, कई यूनिवर्सिटीज आई हैं। आप तो यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आप खुद वाइस चांसलर हैं। यूनिवर्सिटीज बहुत सी आई हैं, तो यंग बच्चे बहुत आ रहे हैं, यंग क्राउड बहुत है। और सिटी चेंज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, दिल्ली से जुड़ रहा है, अब एक से एक नए हाईवेज बन रहे हैं। तो ये सवाल आपसे है कि रोड्स कितनी सेफ है। और सर आपसे सवाल है कि आपका क्या टेक है, साइकिलिंग कितनी प्रमोट होनी चाहिए, पहले आप प्लीज। देखो जहां तक साइकिल की बात है, वैसे तो नो व्हीकल डे जैसे हम लोग दूसरे डे मनाते हैं, अगर हम नो व्हीकल डे इन्हें मंथ करने शुरू करें तो हमें दोनों चीजों पर इसका बेनिफिट मिल सकता है, हेल्थ के लिए भी और पोल्यूशन के लिए भी।
लेकिन इशू क्या आता है, जो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है ना, अगर हम साइकिल से चलते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा प्रोफेसर साहब साइकिल से जाएंगे, कुछ तो उसको मजाक के रूप में लेते हैं, कुछ उसको टोंट कसते हैं। अदरवाइज अगर आप फॉरेन की बात करेंगे, कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सीनियर ऑफिसर से लेकर स्टूडेंट्स तक हॉस्टल से या तो पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं। मगर हमारे यहां साइकिल को अगर लेते भी हैं तो आजकल साइकिल फिर वो आपके व्यायाम के लिए लेते हैं, एक्सरसाइज के लिए लेते हैं। अदरवाइज हम 2 किलोमीटर भी अगर जाना चाहते तो स्कूटी को निकालेंगे, मोटरसाइकिल में पैर मारेंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, वहां जाम में फंसे रहते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, अपने आप दुखी होते हैं, और उसका फ्रस्ट्रेशन फिर घर पे आके निकलता है। जाएंगे 5 मिनट के लिए, आएंगे 10 मिनट के लिए। अदरवाइज साइकिल एक बहुत अच्छा साधन है आपकी हेल्थ के लिए और आपके पोल्यूशन के लिए। मगर मैंने बताया कि अभी देखिए साइकिल का चलन पहले से बढ़ा है। अगर आप अच्छी पोस्ट कॉलोनी में जाएंगे तो सुबह मॉर्निंग वॉक में लोग या तो पैदल घूमते मिलेंगे या फिर साइकिल के ट्रैक बने हुए हैं, उन पर वो घूमते हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर हेल्थ की बात करेंगे, मैं तो एक डॉक्टर तो नहीं हूं, बट मैं खुद इन सब चीजों को कहीं ना कहीं यूज करता हूं, तो मुझे मालूम है कि साइकिल के कितने फायदे हो सकते हैं। मगर उसका बस सामाजिक, कि जिस घर में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है, एक क्रेटा खड़ी हुई है, और जब आप वहां साइकिल से चलते हैं तो पड़ोसी कहने लगता है, या तो कहता अच्छा साइकिल से चलोगे, आपको मजाक लग रही है, या फिर वो उसको चलाना नहीं चाहेगा, उसको लोग कमेंट करते हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट है अगर आप 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक जाना चाहते हैं तो यू कैन रन बाय साइकिल, कोई इशू नहीं है उसमें बिल्कुल भी। जी, आपका क्या टेक है जो मैं पूछ रहा था, रोड्स कितनी सेफ है साइकिलिस्टों के लिए? जी जी, नहीं अनुपम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर हम अभी हमने कुछ दिन पहले एक फोटोज भी देखी थी, बहुत वायरल हुई थी, बेल्जियम के आई गेस प्रधानमंत्री थे जो साइकिल से अपने दफ्तर जाते थे। तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये बहुत ही एक आम तौर पे ये बात है और बहुत प्राउड से भी इस चीज को लेते हैं लोग। सैडली मैं ये कहूँगा कि इंडिया में हमने अभी तक थोड़ा सा इस चीज पे इतना फोकस नहीं किया। जैसा एक सर ने बोला भी कि एक सोशल रेप्यूट वाली भी चीज आती है। और अगर रोड से रिलेटेड हम देखें सेफ्टी एस्पेक्ट्स में, तो अभी भी अगर जो हमारे एक्सीडेंट्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो पेडिस्ट्रियन जो फेटालिटीज हैं उसमें पेडिस्ट्रियंस या जो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स पे लोग चल रहे हैं उनके नंबर्स काफी रहते हैं। तो हमारी रोड डिजाइन में शायद सैडली आज की बात नहीं है, हमेशा से ही इस चीज को लिया गया है कि हमने इस चीज पे फोकस नहीं किया। बट अब मैं देखता हूं, अगर हम कुछ शहर में देखते हैं, इनफैक्ट इवन इन देहरादून और लखनऊ में अगर आप देखो तो डेडिकेटेड साइकिल लेन्स हैं इन शहरों पे, कुछ जगहों पे खासकर। तो वैसी डेडिकेटेड साइकिल लेन्स जो हैं वो हम इधर भी बना सकते हैं, अपने हरिद्वार जनपद में भी बना सकते हैं, और जिसमें कि सिर्फ साइकिल चलें या सिर्फ पेडेस्ट्रियंस ही चलें, जिससे कि वहां पे एक्सीडेंट का खतरा ना रहे। और देखिए जहां पे दोनों तरह का ट्रैफिक तो नहीं चल सकता एक साथ, अगर साइकिल और हमारा मोटराइज्ड ट्रैफिक साथ में चल रहा है तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स का जो है वो खतरा रहेगा ही रहेगा। तो ये हमें एक हमारी जो इंजीनियरिंग है, रोड इंजीनियरिंग है, उसमें हमें एट द प्लानिंग स्टेज ही एक डेडिकेटेड साइकिल लेन्स या पेडेस्ट्रियन लेन्स को लेके रोड्स बनानी चाहिए, जो कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पे ये प्रथा हमेशा से चली आती है। इनफैक्ट वहां पे जो अगर हम रोड्स का राइट टू यूज बोले, राइट टू यूज में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो पेडेस्ट्रियंस की होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पूरे हम अगर इंडिया में देखें तो वो एक कल्चर यहाँ पे नहीं है। तो धीरे धीरे हम इसको पॉलिसी मेकिंग में लाके इस चीज को प्लानिंग स्टेज पे ही इम्प्लीमेंट करके इस चीज को इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे आगे चल के। प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, एक दो सवाल मैं हायर एजुकेशन में जरूर लेना चाहता हूँ। रुड़की में पिछले कुछ समय में यहाँ बहुत एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्सिटीज का। आईआईटी तो पहले से था ही था, वो एक मेजर यहाँ का ब्रांड रहा है। और जो पूरी आपके हरिद्वार की बेल्ट में आपको दिखता है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज आई हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, एनरोल भी हो रहे हैं लगातार। क्या फ्यूचर दिखता है आपका हायर एजुकेशन का, प्राइवेट सेक्टर का खासकर? देखिए, जहां तक हायर एजुकेशन के फ्यूचर की बात है, मैं समझता हूं कि मैं जिस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं, मदरहुड यूनिवर्सिटी, 2015 में स्टार्ट हुई थी। और जब ये स्टार्ट हुई तो उस समय मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहली यूनिवर्सिटी थी।
और इन 10 वर्षों में आज रुड़की की अगर बात करें तो हम लोग 4 यूनिवर्सिटी और आ चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का जो रेशियो है, जब हमने स्टार्ट किया था तो लगभग 500 स्टूडेंट मेरे पास होते थे और आज मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 7000 स्टूडेंट हैं। हो सकता है जो आसपास की यूनिवर्सिटी उनके अंदर भी यही संख्या हो। तो फ्यूचर तो एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का हमेशा अच्छा रहा है। और जो एनईपी 2020 आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टूडेंट्स को बहुत फ्रीडम दिया है। उसमें आपको एग्जिट, अगर आप डिप्लोमा के बाद एग्जिट करना चाहते हैं, 2 साल के बाद चाहते हैं, 3 साल के बाद चाहते हैं, 4 साल के बाद चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जो हमारी हायर एजुकेशन है भारत सरकार, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट के नाम पर भी उनको हम लोग सिखाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि एक कंपटीशन की जो फीलिंग्स हैं उससे हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं फायदा होता है। हम हर यूनिवर्सिटी ये चाहते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन है वो बेस्ट दी जाए, ताकि मेरा स्टूडेंट्स को नॉलेज मिले, कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े। तो इससे हमारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट जरूर मिल रहा है। और इसका ये एक फायदा है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं पूरी इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, तो आज चाहे वो NIRF रैंकिंग हो, चाहे UGC का NAC हो, उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तराखंड सरकार से आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि हायर एजुकेशन में खासकर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं, क्या चीजें और मिलनी चाहिए या क्या ऐसा सपोर्ट होना चाहिए? एक्चुअली उत्तराखंड सरकार का जो जहां तक सोच है या वो क्या चाहते हैं, उनका मेनली जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ 10 साल से मैं इसी यूनिवर्सिटी का पार्ट एंड पार्सल हिस्सा हूं, वो पहाड़ी एरिया में चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़े और उसका बेनिफिट हुआ है। उन लोगों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ये एक लिबर्टी दी है कि वी कैन ओपन 1, 2, 3 ऑफ कैंपस इन हिल एरिया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उसका फायदा उठा रही हैं। और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स जो नीचे नहीं आ सकते, उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। मेनली यही सोच रहती है जब भी हम लोग किसी भी हायर एजुकेशन की मीटिंग में जाते हैं, तो चाहे वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे शिक्षा मंत्री जी हों या हमारे आयुष मिनिस्टर हों, सबका ये रहता है कि जो हमारा हिल एरिया है वहाँ पर एजुकेशन किस तरह से पहुँचे, उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, और जो हो रहा है। उनका यही सोच रहता है कि क्योंकि वो लोग नीचे प्लान करके आते हैं और वहाँ एजुकेशन जा नहीं सकती, तो वहाँ बहुत छोटे छोटे एरिया में भी हम लोग अपना एक स्प्लिट कैंपस खोल सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दी हुई है। तो आपका कहने का मतलब है ये जो चीज है ये गेम चेंजर साबित हुई, ऐसा बोल सकते हैं? ये जो पूरी फैसिलिटी है, ये जो इस तरीके की एक चीज दी हुई है स्टेट गवर्नमेंट ने कि अब ऑफ कॉम्पिटिशन और ये सब चला लीजिए, क्या ये गेम चेंजर के तौर पे देखी जा सकती है? बिल्कुल देखी जा सकती है। आप ये देखिए कि शायद ही कोई ऐसा स्टेट हो जहां पर जो लैंड एरिया है, उत्तराखंड का जो लैंड एरिया है यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए सबसे कम है। वो सिर्फ हिल को देखकर किया गया है। और अगर आप हिल में यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं तो वो जो हमारा प्लेन एरिया है, 12 एकड़ लैंड हमें चाहिए प्लेन में, उससे भी कम देते हैं वहां पर। वो इसलिए चाहते हैं कि जो हमारा हिल एरिया है, उत्तराखंड में मैक्सिमम हिल एरिया है, कि वहां भी हमारी एजुकेशन पहुंचे, और इसका फायदा हुआ है, एजुकेशन पहुंची है वहां पर। कई यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने कैंपस खोले हैं। आप देखिए, अगर देहरादून की बात अगर करते हैं तो देहरादून के सराउंडिंग में आपको 10-12 यूनिवर्सिटी, 15 यूनिवर्सिटी मिलेंगी, और वहां सब में बच्चे हैं, पूरी इंडिया से स्टूडेंट्स आता है वहां पर। तो वो इसीलिए चाहते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन सबको मिले, और वो मिल रही है उसमें। एक मेरा एक सवाल और था कि जो आपका हायर एजुकेशन में जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और AI और AGI दोनों का जिस तरीके से आपका एक तरीके से पूरा ट्रेंड बढ़ा दुनिया भर में, तो हाल में मैंने कोई वर्कशॉप अटेंड करी थी, तो उसमें तो यहाँ तक प्रोडक्शन था कि भाई एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब आपको जो है जिस तरीके के यंगस्टर्स चाहिए जो आपके सीधा मार्केट में जो एम्प्लॉयबल हो सकेंगे कुछ समय बाद, अगले 1-2 सालों बाद, वो इतने एक्सपर्ट्स होने चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिनको इंडस्ट्री ले सके।
इस और आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज लगातार कदमताल मिला पा रही हैं समय के साथ? नहीं, देखिए ऐसा है, एआई की जहां तक बात है, कदमताल तो मिला रही हैं और उसके लिए एफर्ट्स भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जहां तक बात एक्सपर्ट की अगर मैं बात करता हूं, एआई के ऊपर पढ़ाने के लिए टीचर्स की बात है या फैसिलिटी की बात है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। हाँ, जहां तक दूसरी बातें हैं, मेरा स्टूडेंट या मेरे ये युवा बैठे हैं, सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, ये सब लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन में अगर उसका प्रयोग होगा तो उसका निश्चित रूप से हम लोग को बेनिफिट मिलेगा एजुकेशन में। और देखिए, कोई भी एक नई क्रांति जब कहीं भी आती है तो उसके दोनों चीजें प्लस माइनस तो होते हैं, लेकिन जो एआई की बात, अगर हम पूरी दुनिया के साथ इसको लेकर नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए चाहे वो मेरे कॉलेज हों, चाहे यूनिवर्सिटीज हों, चाहे मेरे युवा साथी हों, अगर वो इस चीज को नहीं सीखेंगे इस समय तो वो फिर कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं। हाँ, मैंने कहा कि दोनों बातें हैं कि आप उसका प्लस भी देखिए, माइनस भी। आप उसको प्लस की तरफ जाइए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आपको बहुत इजीली वो चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। एक सवाल मेरा और था कि जो मेडिकल एजुकेशन है पिछले कुछ समय में उसको लेके, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरीके से डॉक्टर्स का लगातार डिमांड बढ़ा है, तो मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली यूनिवर्सिटीज की डिमांड भी बढ़ी है। आपको क्या स्कोप लगता है, खासकर उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में बात करें और रुड़की के भी पर्सपेक्टिव में? नहीं, देखिए मेडिकल एजुकेशन की बात है, अगर मेडिकल एजुकेशन के बात में हम लोग एमबीबीएस की बात करते हैं, बीएमएस की बात करते हैं, होम्योपैथी की बात करते हैं, या हमारा उसी का एक पार्ट है नर्सिंग का पार्ट है, पैरामेडिकल का पार्ट है, तो निश्चित रूप से हमारे इन कुछ वर्षों में लास्ट के हमारे मेडिकल कॉलेज या हमारी नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूंगा, जब मैं 2015 की बात करता हूं तो उत्तराखंड में जो बीएमएस के कॉलेज हैं उनकी संख्या जस्ट डबल हुई है जब से, और स्टूडेंट्स उसमें हमें मिलते हैं, स्टूडेंट्स शिक्षा लेने आते हैं। क्योंकि आज भी अगर आप मेडिकल एजुकेशन की बात करोगे तो पूरे देश के अंदर अभी भी मेडिकल की हमें जरूरत है। अगर हम एक डॉक्टर की बात करते हैं तो कई कई ऐसे स्टेट है जहां 5000 के ऊपर एक डॉक्टर है, कहीं 2000 के पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर है, तो संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी। और संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, फिर मैंने कहा कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हैं या एमबीबीएस के लिए हैं या पैरामेडिकल के लिए हैं या नर्सिंग के लिए हैं, वो गवर्नमेंट से ज्यादा ओपन हो रहे हैं, उनकी फैसिलिटी बहुत अच्छे से वो लोग दे रहे हैं और स्टूडेंट्स में आ रहा है, बहुत अच्छी फीस देने के बाद वो आता है और एक अच्छी एजुकेशन लेके जाता है। तो जो हेल्थ की बात है, क्योंकि अगर हमारे वो कहते हैं जान है तो जहान है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं हेल्थ एजुकेशन पर जाना पड़ेगा, जिसकी तरफ हम लोग जा चुके हैं। हमारी देखिए, आप अगर आप एमबीबीएस की बात करें तो आज हमारे पास में 1.25 लाख से ज्यादा सीटें एक साल में हम लोग एमबीबीएस को देते हैं, ये जस्ट संख्या डबल हुई है। और इसी तरह पीजी की बात है, अगर मैं पीजी की बात करूं तो आज हम लोग करीबन 20,000 से जाकर 30,000 के आसपास पहुंचे हैं, जिसमें पीजी में सभी ब्रांचेज हैं, चाहे वो आपकी क्लिनिकल की बात हो, नॉन क्लिनिकल की बात हो, सारी ब्रांचेज हैं। तो मेडिकल की जो बात है वो तो हमें जरूर निश्चित रूप से और बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए। तो बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब और एआरटीओ साहब, आप दोनों मेहमानों का, और आपसे बहुत डिटेल में बातचीत हुई। रोड सेफ्टी से होते होते हम हायर एजुकेशन पे भी हमने छुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बात करी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सत्र में कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। आप मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप बने रहिएगा मुझ पर प्लीज। तीसरे सत्र का सफल समापन यहीं पर होता है और अब मैं न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे दोनों सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जोरदार तालियां। शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, बेबाकी से इन्होंने हर क्षेत्र पर बात की और हमारे इस तीसरे सत्र में प्रतिभाग किया। हमारे साथ हैं एआरटीओ श्री